हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के विषय भूगोल के अंतर्गत कृषि हमने शुरू किया था। हमारा अध्याय नंबर 4 हमने शुरू किया था और इस अध्याय नंबर 4 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे मुख्य फसलों के बारे में। इससे पहले हमने जिन जिन बातों की चर्चा कर ली उसके आगे हमको बढ़ना है। आज हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं और इनके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, यानी जलवायु में तापमान की ज़रूरत कितनी होती है, वर्षा कैसी चाहिए, या उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, क्या प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, क्या इसमें श्रम की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग प्रकार की खेती पूरी दुनिया में की जाती है। तो ऐसे में वो खेती, उन फसलों की हम लोग बात करेंगे जो भारत और पूरी दुनिया में मशहूर कुछ फसलें हैं। तो मुख्य फसलों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आगे एक एक करके। हमारी सबसे पहली और मुख्य फसल वो है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है, उपयोग की जाती है दोस्तों। विश्व की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है जिसका नाम क्या है दोस्तों? चावल। चावल दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है दोस्तों। इसको आगे बढ़ते समझते हैं क्या ये कहाँ होती है। ये मुख्य खाद्य फसल जो है चावल, ये होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार ही ये है। तो जहाँ पर ये आहार होता है वहाँ पर इसको उगाया भी जाता है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ आते हैं? ये 0 डिग्री से 30 और 45 डिग्री के बीच में सब आ जाते हैं। ये क्या है? उष्ण, और उष्ण तो आप समझ गए पूरा गर्म होता है। उपोष्ण मतलब न गर्म न ठंडा, ठंडा और गर्म दोनों का जो मिक्सचर एरिया होता है, जहाँ पर न ज़्यादा ठंडी गिरती है न ज़्यादा गर्मी गिरती है, वो एरिया आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ गया है। इसको हम लोग एक दिन ज्योग्राफी में अच्छे से समझेंगे, जब हमारा कटिबंध वाला चैप्टर चल रहा होगा हम इसको बेहतर तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका उच्च तापमान और अधिक सांद्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। देखिए, चावल अगर आपको उगाना है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में तापमान कैसा है। अगर आपके क्षेत्र में तापमान वेरी हाई, उच्च तापमान है, तो बिल्कुल आप इस फसल को उगा सकते हो। आर्द्रता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आर्द्रता मतलब शुष्क प्रदेशों में इसको नहीं उगा सकते। आर्द्रता क्या होती है दोस्तों? आर्द्रता मतलब होता है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगर इस वायुमंडल में मॉइस्चर है, जलवाष्प की मात्रा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ही तो हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। और आर्द्रता ज़्यादा होनी चाहिए, वर्षा भी ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। जिन स्थानों पर वर्षा ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली बात है वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगी ही, तो उन क्षेत्र में चावल की खेती की जा सकती है। इसके लिए चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पानी को सोख सकती है, उसमें सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है और सभी मिट्टियों में सबसे उर्वर मिट्टी होती है दोस्तों। इसी वजह से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन एरियो में इस मिट्टी का बहुत बड़ा हिस्सा पाया जाता है। इसी वजह से भारत में जो खेती की जाती है चावल की, सबसे ज़्यादा यहीं पर की जाती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के कावेरी नदी के पूरा जो एरिया है उस बेसिन में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल की खेती की जाती है। भारत में, बांग्लादेश में, ऐसे बहुत सारे दुनिया के देश है जहाँ पर ये खेती भी होती है। आगे समझते आइए। चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। चीन चावल के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनाता है दोस्तों, चावल और गेहूं दोनों के। इसके बाद भारत, जापान और श्रीलंका, और उसके बाद मिस्र आता है। तो ये सारे देशों में भी क्या होती है? भारत में भी होती है, जापान में भी होती है, श्रीलंका में भी होती है और मिस्र देश में भी ये खेती होती है। कौन सी खेती? चावल की खेती होती है दोस्तों। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये 2 जगह है। देखा जाए तो दोनों एक ही है। बांग्लादेश, बंगाल था पुराना हमारा, आपने इतिहास जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो हम लोग पढ़ेंगे उसको आगे। बंगाल में के बारे में कहा जाता है कि बंगाल 2 भाग में टूट गया, एक तो बांग्लादेश बन गया और दूसरा जो हमारा पश्चिम बंगाल है। दोनों ही इलाकों में जो है जो चावल की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है और यहाँ पर पानी की प्रचुर मात्रा भी होती है। इस वजह से यहाँ पर चावल की खेती 2 से 3 बार की जाती है। साल में 3-3 बार ये लोग चावल की फसलें तक कर सकते हैं। 2 से 3 बार यहाँ पर चावल की फसलें उगाई जाती हैं जलवायु के कारण। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु चावल के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों। एक तो चीका मिट्टी भी है, दोमट मिट्टी मिल जाती है, आर्द्रता भी है, पानी भी है, तापमान भी है, सब कुछ तो है, मजदूर भी बहुत सारे मिल जाते हैं। ऐसे में वहाँ पर इस खेती को 2 से 3 बार
किया जाता है। तो चावल में हम, लेकिन फिर भी चाइना से हम लोग दूसरे नंबर पे, चाइना सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। दूसरी जो हमारी प्रमुख फसल है दोस्तों, सब जानते हैं गेहूं, हम लोग रोटी खाते हैं। ये रोटी कहाँ से बनती है? ये रोटी उस आटे से बनती है जो गेहूं को पिसवा के लाया गया होगा। तो ये गेहूं कहाँ से आता है? ये गेहूं किसान द्वारा उगाया गया एक फसल है जो खेतों में उगाई जाती है। तो गेहूं का है क्या है? गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान, वर्षा और शस्य कर्तन के समय धूप की आवश्यकता होती है। तो इस लाइन में आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है? इस लाइन में आपको क्या नहीं समझ में आएगा? दो चीज़ पर ध्यान देना है, एक तो है आपका वर्धन काल और दूसरा है आपका शस्य कर्तन। ये दो चीज़ समझना है। एक तो क्या है कि गेहूं के जब वर्धन काल मतलब वह समय जब गेहूं बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, गेहूं के उत्पन्न होने का या बढ़ने का जो काल होता है उसको बोलते हैं वर्धन काल। तो उसमें मध्यम तापमान होना चाहिए और वर्षा होनी चाहिए। जब गेहूं उग रहा होता है उस समय एक तो तापमान थोड़ा ठंडा होना चाहिए, वर्षा होना चाहिए। लेकिन जब गेहूं पक कर कटने के लिए तैयार हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग शस्य कर्तन। जब गेहूं कटने के लिए तैयार रहता है तो उसको शस्य कर्तन बोलते हैं और उस समय होना चाहिए तेज धूप। तब तेज धूप में वो अच्छे से पक जाता है और उसे आसानी से काट लिया जाता है। तो काटते समय तेज धूप चाहिए, लेकिन बुवाई के समय पे तापमान जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल चाहिए, मध्यम चाहिए। नेक्स्ट है आपका सुअपवाहित दोमट मृदा, इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। सुअपवाहित दोमट मृदा मतलब क्या होता है? सुअपवाहित का मतलब होता है अत्यंत उर्वर, बहुत ज़्यादा उर्वर मिट्टी यानी दोमट मृदा की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों ऐसा नहीं कि खाली दोमट मृदा में ही होते हैं, ये हर तरह की मिट्टी में उग सकते हैं, काली मिट्टी में भी हो सकते हैं, लाल पीली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी उपज अगर आपको लेना है तो आपके पास दोमट मिट्टी या काली मिट्टी तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा गेहूं का उत्पादन दुनिया में जो देश करते हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन तो वैसे चाइना ही इसमें करता है, लेकिन यहाँ बात करते हैं हम लोग उसके अलावा यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये सारे देश कौन कौन से? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, यूक्रेन, रूस, ये दो तो अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि दुनिया में 30% तो यही सप्लाई कर देते हैं। दोस्तों आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चलती है, जब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चलती है तो वहाँ का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, प्रोडक्शन मतलब निर्यात करना बंद कर देते हैं। तो उसका फ़ायदा हमारे भारत देश को मिल जाता है क्योंकि जो ये रूस और यूक्रेन पूरी दुनिया को गेहूं सप्लाई कर रहे थे, चूँकि ये लड़ रहे होते तो ये नहीं करते। ऐसे में भारत के लिए अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि उनकी जगह हम सप्लाई करेंगे तो हमारे गेहूँ की प्राइस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी यहाँ पर होती है। तो भारत में गेहूँ उगाया कब जाता है? आपने कभी सोचा है कि गेहूँ भारत में किस समय उगाया जाता है? क्या यह जून जुलाई में उगाया जाता है, या क्या यह अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है, या आखिरी में गर्मी के समय में उगाया जाता है? क्योंकि हमारे देश में फसलों के 3 सीज़न होते हैं। एक होता है आपका खरीफ की फसल, दूसरा होता है आपका रबी की फसल और तीसरा होता है आपका जायद की फसल। तो जो खरीफ की फसल होती है दोस्तों वो उगाई जाती है बारिश के मौसम में, यानी जून जुलाई उसका महीना होता है। और दूसरी जो होती है वो रबी की फसल होती है जो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होती है, उस समय इसकी बुआई की जाती है। और तीसरी जो जायद की फसल होती है जो अप्रैल मई के महीने में जो आती है, जैसे आपने खरबूज और तरबूज जो देखे हैं, ये जायद की फसलों का उदाहरण है। तो गेहूं कौन सी फसल है भारत में? रबी की फसल है। तो रबी क्रॉप है, ये रबी की फसल में से एक आती है। और गेहूं में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो भारत में उगाई की जाती है वो, अगर मैं एक छोटे से खेत में प्रति हेक्टेयर उपज की बात करूं तो वो पंजाब सबसे आगे है। पंजाब में सबसे ज़्यादा उपज होती है पर हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फसलों के प्रकार में एक दूसरे प्रकार की बात करता हूँ मैं, मिलेट। ये मिलेट क्या होता है? मिलेट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मोटा अनाज। मोटा अनाज ही क्या कहलाता है? मिलेट कहलाता है। ये मोटे अनाज में क्या आता है? इस मोटे अनाज में आता है आपकी ज्वार आती है, बाजरा है, रागी है, जौ है। तो ज्वार, बाजरा और रागी ये फसलें जो होती है ना, ये मोटा अनाज में आती हैं। आपको पता है पुराने लोग, बहुत पहले लोग खुद बाजरे की रोटियां भी खाते थे। अब तो लोग, बहुत कम लोग बाजरे की रोटियां खाते हैं। ये बाजरा कहाँ उगता है? ये ज्वार कहाँ उगती है? ये उन क्षेत्रों में उगती है दोस्तों जहाँ पर पानी की कम मात्रा होती है, जो शुष्क प्रदेश होते हैं, जैसे राजस्थान। तो शुष्क प्रदेशों में मोटे अनाज उगाए जाते हैं क्योंकि ये कम पानी में भी उग जाती है और इनकी मृदा जो है वो कम उपजाऊ भी होगी। बलुआ मिट्टी जो होती है ना, बलुई मिट्टी, जो बलुआ मिट्टी जो कम उपजाऊ होती है वहाँ पर भी उग जाते हैं, तो वहीं पर इनकी खासियत है। तो क्या ये फसलें कम उपजाऊ एवं बलुआ मृदा में उगती हैं। इसके लिए कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा
प्रकाश की आवश्यकता होती है। वैसे भी इस राजस्थान में उच्च से मध्यम तापमान पाया जाता है, बलुआ मिट्टी भी पाई जाती है, वर्षा की मात्रा भी कम है। ऐसे में मोटा अनाज जो है ये कहाँ पर उगता है, ये राजस्थान में आपको दिखाई देगा। उसके अलावा ये पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं ज्वार बाजरा, भारत में, नाइजीरिया में, चाइना में और नाइजर जैसे देशों में। बहुत कम देश दोस्तों इसको उगाते हैं। तो ये भारत में, नाइजीरिया, नाइजर, ये दोनों, नाइजीरिया और नाइजर, ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप के देश है। और चाइना को तो आप जानते ही हैं, चीन का है, तो चीन भी इसका उत्पादन करता है। और भारत में कहाँ होता है, राजस्थान वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा होता है। अगली फसल की ओर बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट फसल क्या है दोस्तों, मक्का। मक्का आपने देखा होगा, अक्सर आप किसी सफ़र में जा रहे होते तो आपको रोड पे कोई भुट्टे सेकता हुआ मिल जाता है। आप बड़े अच्छे से उन भुट्टों को लेते हो और उसमें नींबू और नमक मिला करके खाते हो, बहुत अच्छा आपको टेस्टी लगता है। वो भुट्टा आता कहाँ से, उसकी भी जो खेती होती है दोस्तों, तो भुट्टे की खेती जो होती है, भुट्टा मतलब मक्का, तो मक्का की जो खेती होती है वो कहाँ होती है, इसके लिए सुअपवाहित उपजाऊ मृदा चाहिए, मतलब अत्यंत उपजाऊ मृदा जिसमें काफ़ी पानी की मात्रा भी हो, पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए इसमें, वहाँ होती है। और मध्यम तापमान चाहिए दोस्तों, क्योंकि बरसात के समय में ही इसको उगाया जाता है। बरसात के समय में इसकी खेती की जाती है और कभी कभार उसके बाद रबी की फसल में भी कुछ लोग इसको उगाते हैं। तो रबी में इसको उगा लेते हैं, बरसात में इसको उगा लेते हैं, जब भी जहाँ पर पानी की अच्छी उपलब्धता उसको उगाया जा सकता है मक्का को। वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों मक्का के लिए। उसके अलावा मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो दुनिया में करता है दोस्तों वो यूएसए, अमेरिका करता है। उत्तर अमेरिका के अंदर यूएसए ही सबसे ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक प्रेरी घास का मैदान है जहाँ पर मक्का की सबसे ज़्यादा उपज होती है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, मक्का को सूअरों को खिलाते हैं। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका और यूरोपियन देशों में ये लोग मांस खाना पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा दुनिया में जो मांस खाया जाता है वो सूअर का खाया जाता है दोस्तों। उसको इंग्लिश में बोला जाता है पोर्क। तो ये पोर्क मांस प्राप्त करने के लिए उनको मक्का खिलाते हैं। मक्का बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर होती है। बाकी उत्तर अमेरिका के अलावा ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा और मेक्सिको, इन सभी देशों में भी मक्का की खेती होती है दोस्तों। तो मक्का एक ऐसी फसल है जो दुनिया में बहुत सारे देशों में उगाई जाती है। उसके अलावा इससे बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। नेक्स्ट हमारी मुख्य फसल है दोस्तों कपास। कपास का उत्पादन भारत में अच्छी खासी जगह पर होता है। और मैं आपको बता दूं, जो आप कपड़े पहनते, जो शर्ट आपने पहनी, कहीं ना कहीं वो कपास से ही बनी है। तो जो कपास है वो जब इंडस्ट्री में जाता है और इंडस्ट्री में जा करके वो इंडस्ट्री उससे अच्छा उत्पाद बनाती है और उत्पाद कपड़ों के रूप में आपको मिल जाता है। तो कपास के लिए सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है उसके लिए। उसके अलावा ये ऐसा नहीं कि खाली काली मिट्टी में भी, ये जलोढ़ मिट्टी में भी उग सकते हैं, इसलिए काली और जलोढ़ दोनों मिट्टियाँ इसके लिए उपयुक्त होती हैं। इसे कपास, इस काली मिट्टी को एक नाम भी दिया गया, इसको बोला गया रेगुर मिट्टी। इसे ये सूखने पर दरारें पड़ जाती है दोस्तों इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं रेगर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है दोस्तों? काली मिट्टी को ही कहा जाता है। और इसे काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कपास सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य हैं भारत के जहाँ पर कपास बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है दोस्तों। और वृद्धि के लिए इसमें उच्च तापमान और हल्की वर्षा चाहिए, ज़्यादा वर्षा नहीं चाहिए दोस्तों, तापमान उच्च चाहिए। और इसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी बड़ा है, 200 से 210 दिन तक होती हैं। 200 से 210 दिन, वो भी पाला रहित, तो उसमें पाला या ऐसे स्नोफॉल वगैरह या वैसे पाला गिरना नहीं चाहिए क्योंकि उसको ख़राब कर देगा। तेज चमकती धूप चाहिए, उसमें ही ये उगता है। फोटो आप देख सकते हैं कपास का, कुछ इस तरीके से पौधों में उगता है और इसको यहाँ से बिना जाता है। इसमें से बीज होते हैं दोस्तों, उन बीज को अलग करके और इसको फिर भेज दिया जाता है, जो रुई के रूप में आपको इस्तेमाल, अब रुई भी जो इस्तेमाल करते हैं वो भी यहीं से आती है। कपास कपड़े बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। कॉटन इंडस्ट्रीज जो होती है, जितने भी कपड़ा उद्योग होते हैं, सब इन्हीं से चलते हैं। उत्पादक देश की बात करें तो चीन इसका उत्पादक देश है, यूएसए, और भारत भी इसका काफ़ी अच्छा उत्पादन करता है। इसके अलावा पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र देश भी इसके उत्पादक है। यह कपास किस उद्योग का कच्चा माल है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कपास जो है वो किस उद्योग का कच्चा माल है, तो यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है। कौन? कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पटसन की। पटसन मतलब होता है, ये इसे समझ में नहीं आएगा, इसको मैं आम भाषा में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना उसको लिख देते हैं। जूट को ही हम लोग बोलते हैं, जूट एक्चुअली में पटसन होता है। तो पटसन की खेती क्या, इसे सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं। सुनहरा रेशा के नाम से भी, थोड़ा गोल्डिश कलर का होता है ये,
गोल्ड कलर का होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। और इसके लिए जलोढ़ मृदा और उच्च ढंग से विकसित, ये जलोढ़ मृदा में उच्च ढंग से विकसित होता है, इसके लिए जलोढ़ मृदा चाहिए। अगर जलोढ़ मृदा है आपके एरिया में तो ये आपके यहाँ उग सकता है। हमारे देश में जो ये उगा जाता है, सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, क्योंकि उसके लिए सबसे उपयुक्त जलवायु जो है वहीं पर है। एक तो उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा चाहिए और आर्द्र वर्षा चाहिए, आर्द्रता भी बहुत चाहिए। तो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता आपको कहाँ मिलेगी? समुद्र के पास वाला जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल इलाका है वहाँ पर बहुत मिलेगी, वर्षा बहुत मिलेगी। उसके अलावा उच्च तापमान भी आपको उसी क्षेत्र में मिलता है, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा पटसन की खेती, जो जूट की खेती होती है, वो पश्चिम बंगाल में ही होती है। तो दोस्तों जूट से क्या बनता होगा? आपने सोचा है कि इससे क्या चीज़ बनती है? इससे बनते हैं दोस्तों बोरे, जूट के जो बोरे होते हैं बड़े बड़े, वो बोरे बनते हैं। पहले स्कूलों में बैठने के लिए, शासकीय स्कूलों में, पहले तो प्राइवेट स्कूलों में भी टेबलें वगैरह नहीं होती थी। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसमें हो सकता है कि टेबल आपके लिए रखी हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्कूलों में आज भी बैठने के लिए टाट पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। वो टाट पट्टी जो बनती है वो भी किस चीज़ से बनती है? वो जूट से ही बनती है दोस्तों। तो जूट का इस्तेमाल इन सब चीज़ों में किया जाता है। उसके अलावा आप दिवाली पे बहुत सारे पटाखे जलाते हो, उसमें एक बम होता है जो उसी जूट से बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सुतली बम, ऐसा कुछ नाम बोलते हैं। तो वो जो बम बनाया जाता है उसके आसपास जो लपेटा जाता है वो भी क्या होती है? वो डोरिया वगैरह बनती हैं। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से बनती है? वो जूट से ही बनती है दोस्तों। तो जूट उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, केवल उष्ण कटिबंध में उगता है, बाकी जगह नहीं उगेगा ये। और अग्रणी देशों में 2 देश है, भारत और बांग्लादेश। पहले नंबर पर दोस्तों इसमें भारत है और दूसरे पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश भी बहुत मात्रा में उगाता है। भारत का तो 70 से 80% अकेला वेस्ट बंगाल उगा देता है। तो कुल मिलाकर जो बंगाल वाला क्षेत्र है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं दोस्तों हम लोग कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी जो आपने देखी होगी, कहवा इसको कहा जाता है, ये कहवा की खेती होती है। कॉफ़ी जो आप पीते हो, कई बार जिन लोगों को चाय पसंद नहीं होती वो अक्सर कॉफ़ी ही पीते हैं। और कॉफ़ी कहाँ से आती होगी? ये भी खेती होती है, इसकी भी फसल होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, इस तरह से होती है लाल रंग की। इसको बाद में सुखाया जाता है तो ये आपकी काले रंग की हो जाती है और इसी को हम लोग पीस करके पाउडर बना करके कॉफ़ी पाउडर जो आपको सर्व किया जाता है। सुअपवाहित दोमट मृदा और आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ दोमट मृदा चाहिए और जलवायु जो चाहिए वो आर्द्र जलवायु चाहिए। आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा में ये उगती है। फसल की वृद्धि के लिए हमें पर्वतीय ढाल की आवश्यकता होती है। जो पर्वतीय ढाल होते हैं वहाँ पर यह फसल सबसे ज़्यादा उगती है। तो पर्वतीय ढाल वाले इलाकों में इस प्रकार की फसल उगाई जाती है। उसके अलावा अगर हम लोग ध्यान दें तो कोलंबिया और भारत में ये उत्पाद होता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि ये ही देश है, इसके अलावा ब्राज़ील सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्या आपको पता है ये कॉफ़ी के बारे में किसको सबसे पहले पता चला था? हमारे एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी कहानी इसके बारे में लिखी हुई है। एक व्यक्ति था जो अरब का रहने वाला था, 850 ईस्वी का। उसने इसकी खोज की थी, उसका नाम था कालदी, और वो चराता था अपनी बकरियों को। वो जब अपनी बकरियों को चराता था तो वो बकरियाँ क्या करती थी? कुछ पौधों की फलियाँ खाती थी। उन फलियों को खाने के बाद वो बहुत कूदती रहती थी। तो वो कूदती रहती थी और वो परेशान होता था, उनको पकड़ नहीं पाता था। वो देखता था कि रोज़ ये शांत चलती हैं और जैसे ही इस एरिया में आकर इस पौधे की फलियाँ खाती हैं, ये झूम जाती है, कूद जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो एक दिन क्या किया उस भाई कालदी ने भी क्या किया, उसको उस फल को चख करके देखा। जब उसने उस फली को चख करके देखा तब उसने बताया दुनिया को कि ऐसी भी कोई चीज़ है, और ऐसे में कॉफ़ी की जो है खोज हो गई। और आज पूरी दुनिया में कई सारे देश कॉफ़ी की फसल उगाते हैं। तो हो सकता है ऐसी कुछ कहानी रही होगी। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, अग्रणी देश है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और वो भेजता भी। मैंने बताया था सेंटोस नाम का बंदरगाह यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोलंबिया और भारत भी अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश है जहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो ये हो गई आपकी कॉफ़ी की बात। अन्य जो फसल है हमारी वो सबसे महत्वपूर्ण है चाय, जिसका हमारा रोज़मर्रा जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। सुबह उठते से ही हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो है चाय। तो दोस्तों, कभी आप चाय पीते समय आपने सोचा है कि ये चाय जो हमने पी है इसमें जो पत्ती डाली गई वो कहाँ से आई है? उस चाय पत्ती को कुछ इस तरह तैयार किया जाता है दोस्तों खेत में। ये ढाल वाले खेत होते हैं और इसमें मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसमें मशीनों से काम नहीं कर सकते,
क्योंकि ये बहुत बारीक काम होता है, उसमें ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। तो ये बागानों में उगाई जाने वाली पेय फसल है। ये पेय फसल मतलब इसको पीने में इस्तेमाल किया जाता है। चाय पत्ती डाल करके दूध में, आपने देखा ही होगा चाय कैसे बनती है। बाकी चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा होनी चाहिए। साल भर हल्की फुल्की बारिश होना चाहिए दोस्तों उस एरिया में, तभी जाकर ऐसा हो सकता है। और ढाल वाले इलाके भी चाहिए, वो ऐसी समोच्च रेखी खेती करते हैं ढाल वाली, ताकि उनको हमेशा आर्द्रता वहाँ पर नमी बनी रहे। और थोड़ी सी ठंडी जलवायु भी चाहिए, और उसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। हल्का हल्का ढाल भी चाहिए और अच्छी उपजाऊ मृदा चाहिए, अदरवाइज वो नहीं उग पाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है दोस्तों श्रमिकों की। चाय बागानों में सबसे ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, और ज़्यादातर इसमें महिलाएं कर्मचारी बहुत ज़्यादा काम करती है। असम के जो चाय बागान है वहाँ पर महिला कर्मचारी बहुत काम करती है। उसके अलावा श्रीलंका में भी दोस्तों आप देखोगे तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा महिला कर्मचारी ही इस काम में लगी रहती हैं। ठीक है, चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके अलावा भारत और श्रीलंका भी चाय के अन्य उत्पादक देश है। चीन में चाय का सबसे चीन चाय से ही पूरे दुनिया में बहुत प्राचीन समय से जाना जाता है, तो चीन चाय के लिए बहुत फेमस है। उसके अलावा भारत और श्रीलंका में भी चाय बहुत उगाई जाती है। दूसरे नंबर पर भारत और श्रीलंका आते हैं। तो यहाँ तक आपको ये चाय के बारे में समझ में आ गया होगा कि चाय बागानों में उगाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमने समझ लिया कि कृषि के अंतर्गत हमारी मुख्य फसलें कौन कौन सी आती है। अगर आपको हमारे वीडियो यूट्यूब पर खोजने में समस्या हो रही है तो उसका एक आसान तरीका, बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आप जाइए हमारी वेबसाइट सर्च कीजिए www.magnetbrains.com। सीधा magnetbrains.com भी लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो magnetbrains.com जब आप लिखोगे तो आपको ऑप्शंस आ जाएगा, CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, ऐसे कुछ ऑप्शंस आएंगे। उसमें से आपको CBSE हिंदी मीडियम पर क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करोगे आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप 12वीं पढ़ना चाहते हैं कि 11वीं चाहते हैं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, कौन सी क्लास के आप विद्यार्थी हैं। जैसे आपने 8वीं क्लास को सिलेक्ट किया, जैसे आप 8वीं क्लास को सिलेक्ट करते हैं आपको 8वीं क्लास पढ़ाने वाले सारे शिक्षकों की फोटोज उनके विषय के साथ आपके सामने आ जाती है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है वॉच नाउ पर क्लिक। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज जो आपके चैप्टर हैं उन चैप्टर के नाम समेत सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे आपको वीडियो ओपन होता दिखाई देगा कुछ इस तरह से, और आप हमारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो ये तो होगा बहुत बेहतर और आसान तरीका। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है। और अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।